हेलो डियर स्कॉलर्स, मेरा चैनल स्कॉलर बडी पे आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो जेआरएफ से एसआरएफ करने का जो अपग्रेडेशन प्रोसीडियर है वो कैसे होता है आप लोगों को मैं वो बताऊंगा। आप लोगों को पता ही है कि जब आप लोग रिसर्च में जाते हैं और आपको फेलोशिप मिलता है तो आपका ज्वाइनिंग डेट से 2 साल आप लोगों को जेआरएफ का अमाउंट मिलता है, और जब आपका अपग्रेडेशन हो जाता है तब आपको 3 साल के लिए एसआरएफ का अमाउंट मिलता है। एसआरएफ का अमाउंट ज़्यादा है जेआरएफ के अमाउंट से। मतलब ये जो 2 साल है, ये 2 साल हो जाने के बाद आपको एसआरएफ कैसे करना होता है, आज का जो टॉपिक है इसी के बारे में है। कैसे आप लोग जेआरएफ से एसआरएफ अपग्रेडेशन करेंगे। ये जो यूजीसी के और जो एनएफएससी, एनएफएसटी को छोड़ दीजिए, यूजीसी, नेट जेआरएफ, एनएफएससी, एनएफओबीसी, एमएएनएफ जो भी फेलोशिप है, और यूजीसी सीएसआईआर के इसके अलग अलग फॉर्म भी है। जो जो कमीशन के अलग अलग फॉर्म है। आप लोगों को जेआरएफ से एसआरएफ करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, 2 साल कंप्लीट होना चाहिए, और आपका जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन है, मतलब टॉपिक रजिस्ट्रेशन, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आप लोग 2 साल के अंदर क्या काम किए, मतलब आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो क्या है, वो आपको रेडी करना है ये अपग्रेडेशन के लिए। और एक 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी। अब ये 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या रहता है, ये गाइडलाइन में आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी में आपके जो गाइड है वो रहेंगे, आपके डिपार्टमेंट के जो हेड है वो रहेंगे, और एक आउटसाइड एक्सपर्ट रहेंगे, एक्सटर्नल। मतलब वो आपके यूनिवर्सिटी से नहीं होंगे, वो बाहर के किसी यूनिवर्सिटी से होंगे, जो आपके ही सब्जेक्ट के या आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से। इसमें और एक बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो गाइड है वही आपके डिपार्टमेंट के एचओडी है। यहाँ पे जो सिनेरियो बनता है कि आपका गाइड और हेड तो एक ही आदमी है, तो हो गए एक आदमी, मतलब 1 पर्सन, और एक्सटर्नल एक्सपर्ट हो गए और 1 पर्सन, मतलब 2 मिला के आपका कमेटी हो जाएगा। लेकिन यूजीसी ने यहाँ पे बोला है, जब आपका गाइड और हेड एक ही आदमी है तब आप डिपार्टमेंट से कोई और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को वो कमेटी में डाल के मीटिंग कंप्लीट करके, मीटिंग का प्रोसीडियर कंप्लीट करके आप लोग जो सर्टिफिकेट है वो एसएफएमपी पोर्टल में अपलोड करेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए, ये सब टाइम नहीं होगा। जब आपके गाइड और हेड एक ही आदमी है तब जाके ये आपको फॉलो करना है, और नहीं तो बाकी इस समय जो आपके गाइड और हेड और सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक्सटर्नल, ये तीनों मिला के जो कमेटी कंप्लीट होगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और बाकी जो प्रोसीडियर है वो कंप्लीट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट आते हैं उसका नाम तो लिख लेते हैं, साइन करवा लेते हैं, लेकिन वो कहाँ से है उसका सील वो फॉर्म में नहीं डालते। जो फॉर्म है वहाँ लिखा नहीं रहता है। लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिए। आप एक्सटर्नल एक्सपर्ट को बोलिए सील कैरी करने के लिए। जब आपका मीटिंग हो जाए तो वहाँ पे एक्सटर्नल एक्सपर्ट का सील एकदम क्लियरली डलवाइए, और ठीक से फॉर्म को फिलअप कीजिए। एक दिन ज़्यादा भी नहीं, एक दिन कम भी नहीं तो आप लोगों को फिर ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और आपको नुकसान भी हो सकता है। सब काम कंप्लीट करके जो फॉर्मेट है वो आप लोग, जो फॉर्म है, मतलब जो सर्टिफिकेट है 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग नोडल ऑफिसर को दीजिए। नोडल ऑफिसर ये एसएफएमपी पोर्टल में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के तुरंत बाद ही ये अप्रूव नहीं होता है। ये अप्रूव होने में भी 2-4 दिन टाइम लगता है। कभी कभार तो ये 20 दिन या 1 महीने से ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। ये जो कमीशन है उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी होता है कि 24 घंटे के अंदर ये अप्रूव हो जाता है, कभी कभार हो जाता है कि 1 महीने के अंदर भी ये अप्रूव नहीं होता है। तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है, मतलब आप देख रहे हैं कि 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अप्रूव नहीं हो रहा है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप लोग एक मेल कर दीजिए, वो लोग जल्दी इसका रिस्पॉन्स कर देंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट हो जाने के बाद वहाँ रिमार्क्स में लिखा भी रहता है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। अगर ठीक से आप लोग पूरा प्रोसीजर ठीक से फॉलो करेंगे तो रिजेक्ट होने का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी कभी कभार हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम
हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है, अगर आप लोग ऐसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे तो शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, शायद जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है वो आपकी यूनिवर्सिटी के और आपके यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज है वहाँ के नहीं होंगे, ये पूरा ही आउटसाइड होंगे। मतलब मान लीजिए कि आपका यूनिवर्सिटी अगर मुंबई यूनिवर्सिटी है तो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर और मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज है उसके बाहर का जो यूनिवर्सिटी है, मतलब उसके बाहर का यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, वहाँ के जो टीचर्स है वो ही आपके यूनिवर्सिटी के जो आउटसाइड एक्सपर्ट है 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी का, वो बन सकते हैं। एक ही यूनिवर्सिटी मतलब सेम यूनिवर्सिटी का कोई भी आउटसाइड एक्सपर्ट एक्सटर्नल एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो नेट JRF है उसके लिए एक फॉर्म है, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड जो सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले जो हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है उसके लिए एक अलग सा फॉर्म है, NF-OBC के लिए एक अलग सा फॉर्म है। तो आप लोग ये गाइडलाइन में थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन सा फॉर्म किसके लिए एलिजिबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग थोड़ा चेकआउट कर लीजिए। SRF अपग्रेडेशन हो जाएगा तब आप लोग देखिएगा कि आपका जो पेमेंट शेड्यूल है उसमें 37 के जगह 42,000 हो जाएगा। मतलब बाकी जो आपका 3 साल बचा है वो 3 साल आपका 42,000 मिलेगा। यहाँ पे और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, कभी ऐसा होता है कि आप लोग 2 साल के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आप लोग को चिंता लग जाता है कि अब कैसे फेलोशिप मिलेगा, क्या फेलोशिप नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ पे आप लोगों को फेलोशिप मिलेगा, 1 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलेगा। मतलब आपका 2 साल जो JRF मिला है वही और 1 साल आपको JRF मिलेगा, SRF का अमाउंट नहीं मिलेगा। ये 1 साल आपको मतलब छूट दिया जाता है कि आप आपका SRF कंप्लीट कीजिए, तब आपको JRF का ही अमाउंट मिलेगा। मतलब 2 साल आपको JRF का अमाउंट मिला, उसके बाद भी और एक 12 मंथ एक्सटेंडेड आपको JRF का ही अमाउंट मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप SRF का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका फेलोशिप वहाँ से ही बंद हो जाएगा, जब तक आप SRF का जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं करेंगे। ऐसा हो जाता है कि 3 साल के बाद भी कोई SRF कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग 3 साल के बाद या 4 साल के बाद भी आपका जो SRF का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करके जब आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो वहाँ से अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको पूरा ही पैसा मिल जाएगा। 2 साल के बाद आपको SRF हो जाते हैं, उसके बाद आपको 42 का 3 साल का जो पेमेंट शेड्यूल है वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक विषय है कि आपका जो HRA है, जिन लोगों को HRA मिलता है उसका अमाउंट सेम रहता है। मतलब 37 के अनुसार जो आपको पैसा मिल रहा था वही अमाउंट आप लोगों को दिखाई देगा, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। वो अमाउंट को चेंज करना पड़ता है, मतलब HRA मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो HRA मॉडिफिकेशन कैसे करना होता है उसके लिए भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे HRA मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जो आपके को स्कॉलर्स है जिसको फेलोशिप मिलता है उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जो नोडल ऑफिसर हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर किसी यूनिवर्सिटी को मेरा कोई भी हेल्प लगता है, मतलब कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को ये हेल्प देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक लगे कि इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं कोशिश करूँगा वीडियो लाने के लिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो पे। नमस्कार, जय हिंद।